ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट। तो क्या देखे थे, कंस्ट्रक्टर। क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो दो स्टेप में होता है। ठीक है, टू स्टेप प्रोसेस है। पहला है मेमोरी एलोकेशन। तो ऑब्जेक्ट है, उसमें वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस होंगे, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एज वेल एज प्रोसेस डेटा। तो जो स्टोर कहाँ करेगा, किसी वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल मतलब ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो वो मेमोरी एलोकेट तो करना होगा। तो जब भी हम, क्या होता है, जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हाँ, तो मेमोरी एलोकेट होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए हीप मेमोरी में। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस खत्म नहीं हो गया। ऑब्जेक्ट प्रोसेस दो स्टेप में होता है, ये पहला ही स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब ये हमने देखा। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन क्या होता है, वो पहले तो मेमोरी एलोकेट हो गया ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेट होना मतलब उसके मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है, वो मेमोरी में कुछ ब्लॉक ऑफ मेमोरी वहां पे सेव हो गई हमारे लिए। उसके बाद उसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा, जैसे सी में था, गार्बेज नहीं होता है। हाँ, जैसे अगर हम कोई नया बनाए स्टूडेंट, न्यू ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, तो हीप मेमोरी में स्टूडेंट के अंदर सपोज नेम एंड रोल नंबर है। तो वो नेम एंड रोल नंबर जो ऑब्जेक्ट है, वो ये हो गया, नेम का हो गया, और ये रोल नंबर सेव होगा। तो इसको मेमोरी तो मिला, कुछ ऑक्युपाई करेगा कुछ मेमोरी। तो वही है, मेंबर वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन। हम्म, तो हम यही देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर। तो बात आई कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है सबसे पहले तो, जिसको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। ठीक है, तो मेंबर वेरिएबल ऑफ ए, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मेंबर वेरिएबल्स क्या होता है, तो जब भी कोई क्लास, ठीक है, हम बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर सपोज एक क्लास है, माई क्लास, और अगर इसमें हमने इंट एक्स और वाई कर दिया, तो हीप मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, जिसके अंदर एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई। तो जब जब यहाँ पे हमने इसका ये बनाया, माई क्लास सी इज इक्वल टू न्यू माई क्लास बनाया, तो ये जो न्यू माई क्लास है, इससे नया ऑब्जेक्ट बनता है। न्यू ऑब्जेक्ट बना, और ये जो वेरिएबल्स है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें करस्पॉन्डिंग टू इट्स डेटा टाइप कुछ वैल्यूज होते हैं। जैसे इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगा, सिस्टम स्पेसिफिक वैल्यूज है। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगा। अगर कोई रेफरेंस है, कुछ रेफरेंस अगर बनाया, सपोज ये रेफरेंस बनाया ना, ये अगर ये इक्वल टू से पहले अगर ये मैं ना लिखूं, हाँ, केवल ये रेफरेंस बनाया, ठीक है, तो मेमोरी में जहां पे भी ये सी होगा, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, नल। नल,
ये डिफॉल्ट वैल्यूज है रेफरेंस के लिए, वो रेफर करता है। अगर इंटीजर आई है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू जीरो होगी। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम ने जीरो डाल देता है, ठीक है। तो सिस्टम स्पेसिफिक वैल्यूज से इनिशलाइज रहता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंबर वेरिएबल्स ऑफ क्लास बाय डिफॉल्ट हैव सिस्टम स्पेसिफिक वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू देयर डेटा टाइप्स। लेकिन कई बार होता है कि मैं चाहता हूं कि जब भी नया ऑब्जेक्ट बने मेरे क्लास का, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ना हो, डिफॉल्ट वैल्यू वन हो। अगर ऐसा नीड है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई गेम बना रहा है, एग्जांपल दिया था कि गेम बना रहे हैं स्नेक गेम, तो उसमें लाइफ जो होती है बाय डिफॉल्ट जैसे शुरू करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो नहीं होती है, पहले थ्री होती है लाइफ, ठीक है। फिर गेम आगे खेलते हैं, प्रोसेस होता है तो बढ़ती बढ़ती है घटती है, लेकिन जो स्टार्ट होता है तो जीरो होती है। कोई चाइल्ड जब बॉर्न हुआ तो डिफॉल्ट उसकी जो वेट है, कुछ वेट जो वैल्यू है, तो कुछ ना कुछ रहता है बाय डिफॉल्ट, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ चाहिए। तो कुछ अगर मुझे एप्लीकेशन स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए हमारे हिसाब से, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक वैल्यूज, ठीक है। सिस्टम स्पेसिफिक वैल्यूज पे रिलाई नहीं करना है। कल को सिस्टम चेंज हो गया तो तुम्हारा कोड चेंज नहीं होना चाहिए, हम अपना इनिशियलाइज करके रखेंगे, मेरे वैल्यू से होगा। फॉर दिस एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स डेफिनेशन ऑफ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। तो बात यहाँ पे हुआ कि ये हम कहाँ पे कर सकते हैं, अगर मुझे अपने एप्लीकेशन के हिसाब से एक इस डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए अपने मेंबर वेरिएबल का, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है ऐसा करने के लिए। किसके द्वारा? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हम्म। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन। ए कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, मतलब ये मेंबर फंक्शन है, मतलब ये क्लास के अंदर होगा डिफाइन। लेकिन ये स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो अलग होगा बाकी सब मेंबर फंक्शन से। क्या अलग है? ये सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। A constructor is a special member function. Why it is special is because it has the same name as of the class. के कंस्ट्रक्टर जो है एक मेंबर फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन बना दिया यहाँ पे, कोई भी वाइड f1 बना दो। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इट हैज अ सेम नेम एज ऑफ द क्लास। अच्छा ठीक है, इसका नाम कुछ भी नहीं डाल सकते, सेम नेम आपका जो क्लास है वही डालना पड़ेगा। ये डाल दिया, ठीक है। ये बोल रहा है एंड नो रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन। अच्छा, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई ही नहीं करना है। नो, ये हो गया। तो ये क्या बन गया? ये कंस्ट्रक्टर बन गया। इट हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास एंड नो रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन। उसके बाद इट कैनॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, ठीक है। ये मेंबर फंक्शन है लेकिन हम इसे कॉल नहीं कर सकते हैं, तो फिर करेंगे क्या इस मेथड का? इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब भी क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे बना रहे हैं ना, तब ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, सिस्टम इसे कॉल करता है, कॉल्ड बाय सिस्टम। कब? जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, ठीक है, तब ऑटोमेटिकली वो सिस्टम इसे कॉल करेगा, ठीक है। इट मस्ट इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक वैल्यूज। तो ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें करना क्या है? तो वही कहाँ से बात शुरू हुई थी कि हमें जीरो नहीं चाहिए सिस्टम डिफॉल्ट वैल्यूज, हमें अपने एप्लीकेशन के हिसाब से चाहिए। मुझे 10 चाहिए जब भी नया ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, एक्स और वाई 10 20 हो, तो वो हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हम चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है। हमें ये चाहिए। तब अब जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, मेमोरी एलोकेशन होगा। चलो मेमोरी एलोकेट हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, फिर ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा तो अब वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डालेगा जीरो जीरो, अब वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। और कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा हुआ एक्स इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20, तो यहाँ 10 और 20 हो जाएगा। तो जब भी न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी कोई भी बना दो, C1 इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, ठीक है, तो एक नया जो बनेगा एक्स और वाई, उसमें भी क्या होगा, 10 और 20 होगा, ना कि जीरो होंगे। ठीक है। तो ये है कंस्ट्रक्टर का मेन यूज क्या है, टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक वैल्यूज। तो वही बोला जा रहा था कि इट मस्ट इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक वैल्यूज। और भी कुछ प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं साथ ही साथ, अगर हम चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कुछ प्रोसेसिंग भी कर सकते। इट में परफॉर्म सम इनिशियल प्रोसेसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, वो नीड के हिसाब से अगर ऐसा जरूरत है तो। ठीक है, हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल में। तो ये है कंस्ट्रक्टर, दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर। अब और क्या है कुछ पॉइंट्स, कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, वी कैन डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन ऑब्वियसली अभी दो हो जाएगा, सेम नेम तो है ही, दो फंक्शन हो गए, तो हमें पैरामीटर से एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर तो नहीं हो सकता है किसी भी दो फंक्शन का। तो हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल टू डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास विथ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स। हमें पैरामीटर्स अलग रखने, जैसे ये क्या है, ये पैरामीटर नहीं ले रहा है, ये कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटर, कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये सपोज Q और W दो पैरामीटर ले रहा है, और हम ये पैरामीटर यूज कर रहे हैं इनिशियलाइज करने के लिए, y इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना प्रीसेट वैल्यू नहीं डाल रहे हैं अपना स्टैटिक की 10 और 20 हर बार। जो भी हम यहाँ पे पास होगा वो वैल्यूज हम थोड़ा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, कि अगर यहाँ पे कल को 10 आया तो ठीक है 10 है, 100 आया तो 100 से इनिशियलाइज होगा। तो दो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया, ये जो कि पैरामीटर लेस है और ये पैरामीटर है। तो जो पैरामीटर लेस है उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर होते हैं उसे कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक दूसरा भी बना सकते हैं, एक और माई क्लास करके, जिसमें एक ही पैरामीटर दे दो। तो डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास दो है। हम्म, तो इट इज पॉसिबल टू डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास विथ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स। जब हम ऐसा करते हैं, जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये हो गया। अब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करते हैं टू प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर कस्टमाइजेशन। थोड़ा कि अगर अपना डिफरेंट डिफरेंट ये दे दिया है ऑप्शन ऑब्जेक्ट बनाने का, अभी हमें जैसा चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए या सिस्टम डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, या फिर मुझे पास करना है बनाते वक्त। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कब रन होगा, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं कोई ऑब्जेक्ट, C1 इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, और यहाँ पे मैं पास कर दूं, ठीक है, 100 और 200। हाँ, तो ये वाली कंस्ट्रक्टर रन होगी, क्योंकि ये मैच इससे करेगा।
ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें क्या होगा, 100 और 200 बाय डिफॉल्ट। ठीक, बस यही है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं जनरली किसे, जो पैरामीटर लेस होते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू प्रीसेट डिफॉल्ट वैल्यूज से। ठीक है, इस नजरिए से ये डिफॉल्ट हो गया कि वो डिफॉल्ट वैल्यूज जो प्रीसेट है उससे यूज वो इनिशियलाइज करता है। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है, जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे वो पैरामीटर वैल्यू यूज करेगा, इस वैल्यू को यूज करेगा वो इनिशियलाइज करने के लिए, तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इससे पहले जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे तब क्या होता था। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए तब क्या होता था, तब भी जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तो दो स्टेप है, मेमोरी एलोकेट हो गई और एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, यूजर डिफाइन नहीं करते हैं, तो सिस्टम को तो कंस्ट्रक्टर रन करना ही है, तभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट होगा। वो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ एम्प्टी बॉडी, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जीरो पैरामीटर विथ एम्प्टी बॉडी वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये इंटरनली वो क्रिएट कर देता है और इसे कॉल करता है, और इसमें कोई कोड है नहीं तो हमें पता नहीं चलता है। तो if it we do not define any constructor for a class, then system will auto define a default constructor with empty definition। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखे थे, क्या है, क्लास सी डेमो, मेंबर वेरिएबल है हमारे पास ए और बी। ठीक है, अब अगर हम इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इधर ही अगर इनिशियलाइज कर देते हैं तो क्या होता है, अगर हमने यहां पर x इज इक्वल टू 10 लिख दिया, तो यहां पे जो डिक्लेरेशन, यहां पे जो ये रहता है, ये तो पहले तो नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन के वक्त कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे ये है ना, ए इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया, ठीक है, तुम यहाँ पे ए इज इक्वल टू को ऐसा नहीं दे सकते हो। ये देखो, इसको अगर मैं ये करूं, क्या है, सी डेमो जावा सी, क्या बोल रहे हैं, एरर आ रहा है बेसिकली, ये अलाउड नहीं है। आपको ये करना है तो आप फंक्शन के अंदर करो कोडिंग, आपको अगर वैल्यू देना है तो आप डिक्लेरेशन के वक्त ही दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इंट सी लिख रहे हैं, इसी समय को वैल्यू दे दो। ठीक है, ये नहीं कि इंट सी और सी इज इक्वल टू कुछ। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। क्यों, नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर। हाँ, वो रिवाइज क्या बता रहे हैं कि क्या, हम देखो सिंपली एक वेरिएबल बना दो इंट सी, ठीक है, ये कर दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम कोई वैल्यू डाल दो, यहां देखो इंट एक्स वाई है, इसके अंदर कोई एक वैल्यू डाल दो, है ना, या तो ऐसे या तो कुछ भी वैल्यू डाल दो, तो जब भी नया बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट तो 10 और 30 रहेगा एक्स और वाई में। अब
उसका क्या होता है, जब हमें, हम ऐसा भी तो करते हैं कि जब डिक्लेयर कर दिया, हाँ, तो यहां पे दे देते हैं, ये डिक्लेरेशन के वक्त अलाउड है, आप इनिशलाइज कर सकते हैं, इंट y इज इक्वल टू 20। तो जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। सिस्टम इंटरनली इसको कंस्ट्रक्टर में, एक्चुअली ये यहाँ पे रन नहीं होता है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये लाइन रन होता है। अगर तुमने यहाँ पे ये डाला हुआ है, ठीक है, तब तो वो ओवरराइड हो जाता है, हमारा वैल्यू मिलता है। लेकिन हम नहीं डालेंगे, अगर यहाँ पे कर दिया तो हमने डाल दिया ना, तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन के वक्त ये लाइन रन होता है। और ये कंस्ट्रक्टर में सारे जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, सब में ये लाइन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट वो सिस्टम लिख देता है, ठीक है। दीज इनिशियलाइजेशंस आर डेलीगेटेड एज फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट इन एवरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कब, जब हमने डिक्लेरेशन के वक्त ही इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ये अलाउड है, डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज कर दिया तो। क्योंकि इसको वो उठा के क्या करता है, यहाँ पे रन, कोडिंग तुम यहाँ पे नहीं करते हो, कोड कहाँ करते हैं, कोड और डेटा दो चीज, कोड होता है फंक्शन के अंदर हमेशा। तो ये हमें यहाँ पे लिख रहा है कि हम कोड कर रहे हैं, ये कोड हो गया ना, कि एक्स इंस्ट्रक्शन हो गया ना, एक्स में 10 डालो, ये डिक्लेरेशन नहीं है इंट एक्स। तो ये एक्चुअली फंक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि वो फंक्शन में ही चला जाता है, यहाँ पे रन नहीं होता है। लेकिन अगर तुम ऐसा कर दोगे, यहाँ पे अगर लिखोगे x इज इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखना चाहोगे, तो इसको उठा के ये नहीं डालेगा यहाँ पे, ठीक है। डिक्लेरेशन के वक्त डालोगे तो वही वो कंसिडर करता है। अब तुम यहाँ पे, अब तुम पूरा कोड इधर ही, तुम कोड क्या है, तुम यहाँ कोड केवल तुम फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, क्लास के अंदर नहीं होता है कोड, ठीक है। तुम यहाँ पे x इक्वल टू 10, प्रिंट x, ये सब x को तुम, x को एक्सेस नहीं कर सकते हो यहाँ पे। एक्सेस करना मतलब रीडिंग और राइटिंग। तो एक्सेस कोई भी कोड वाला, ये कोडिंग का पार्ट हो गया, ये डिक्लेरेशन नहीं है, एक्स तो डिक्लेयर यहाँ पे हो गया है। अब ये तुम प्रोसेस कर रहे हो एक्स को, प्रोसेसिंग करना है तो तुम फंक्शन में करो, ठीक है। ये क्यों अलाउड है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग नहीं है, ये डिक्लेरेशन का पार्ट है। ये डिक्लेयर हो गया एक्स, उसके बाद जो तुम ये डाले हो उसी वक्त की, भाई मुझे इनिशियल वैल्यू ये चाहिए, तो वो एक्चुअली में रन यहाँ पे नहीं होता है, वो सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर वो चला जाता है, ये स्टेटमेंट इंटरनली, ठीक है। तो वो रन तो होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर ही। इसीलिए जब हम यहाँ पे ये करते हैं, अगर कोई, ठीक है, वापिस से अगर ए को प्रिंट करना चाहो, ठीक है, ए को या फिर बी को, तो ये एरर देता है। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल एक तरह से समझ लो। तो अभी जो यहाँ पे है, ऑब्वियसली ये रॉन्ग प्रोग्राम है, क्योंकि तुम ये कोड कर रहे हो। जावा में हमेशा मेंबर फंक्शन ही होता है, एक कोड तो फंक्शन में ही होता है, जावा में नहीं, किसी में भी, इवन सी में तुम फंक्शन के बाहर तुम कोड नहीं लिख सकते हो। ये हम क्लास में डायरेक्ट कोड कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें फंक्शन में लिखना होगा। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, ये भी तो कोड है। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब इनिशियलाइज हम करते हैं डिक्लेरेशन के वक्त, वो क्या करता है इंटरनली, ऐसे हो जाएगा वो इंटर, इसका मतलब ऐसे है,
ये हम लिखते नहीं है, या तो ऐसे लिख दो, यहां से ये हटा दो, ठीक है, दिस, ये इंट ए बी, और अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 200, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, और ये यहां से हटा दो, वो दोनों सेम है, ठीक है। तो ये इंटरनली सिस्टम इधर ही डाल देता है उसको, और जब रन करता है तो यहां से रन होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए वो अलाउड है। और ये हर कंस्ट्रक्टर में, कोई कितने भी कंस्ट्रक्टर है सब में एज अ फर्स्ट सेट ऑफ, बाद में अगर हम कुछ ओवरराइड करते हैं तो अलग बात है, ये एज अ फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा हर कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो यहाँ तीन कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो पैरामीटर, एक पैरामीटर ले रहा है दो, और पैरामीटर वैल्यू से इंक्रीमेंट कर रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू हो, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर रहा है बाय वन, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंक्रीमेंट कर रहा है बाय दिस पैरामीटर्स। और एक और बना दिया एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक ही पैरामीटर ले रहा है, तो वी कैन डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स, ये इंट है, ये इंट और इंट है, और ये नो पैरामीटर। तो यहां पे बोला था ना कि, और जावा में एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन भी हम बना सकते हैं क्लास के नाम से, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं नॉर्मली ऐसे कर दूं तो ये कंस्ट्रक्टर अब नहीं रहा, ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, एक मेंबर फंक्शन, इसको भी हम नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले कॉल करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बनाया है ना, ये एक बस प्रिंट कर देगा मैसेज, इन जावा मेंबर फंक्शन कैन हैव सेम नेम एज ऑफ द क्लास। ये हटा दोगे तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, तब ये बोलेगा ये ऑलरेडी डिफाइन है एक कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे तुम वापस से कर रहे हो। अगर इसको मैं कंपाइल करूं तो ये बोलेगा हाँ ऑलरेडी डिफाइंड, है ना, सी डेमो ऑलरेडी डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ना बनाऊं और वापस से कंपाइल करूं, तो ये कंपाइल हो गया, ठीक है। तो ये अलाउड है जावा में। उसके लिए नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन, मेंबर फंक्शन को हमने डिस्प्ले कर दिया। तो अब मेन से शुरू होगा प्रोग्राम। यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया तीन। अब कस्टमाइजेशन हम क्यों करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ कस्टमाइज्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपने हिसाब से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एक को प्रीसेट डेटा, एक नॉर्मल बना दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, एक को पैरामीटर पास करके बना रहे हैं, और एक को एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं। हमारे पास तीनों तरह के कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, ठीक है। सिस्टम उनको कॉल करेगा, क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है बैकग्राउंड में, a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, वो रन होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाल दिया है इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा क्रिएट का, और ये जो भी a की वैल्यू है क्या है 100, उसको इंक्रीमेंट बाय 1, जो भी b की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट बाय 1, तो 101 एंड 201 हो जाएगा C1 में। फिर ये दूसरा क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसमें 11 और 22 पास होगा, तो इसके लिए कौन सी कंस्ट्रक्टर रन करेगा, ये वाला। और इसमें यहाँ पे हाँ a इज इक्वल टू 100 है, b इज इक्वल टू 200 है, क्योंकि ये इनिशियलाइज किया हुआ है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये दोनों वैल्यू हो गए। अब इसको क्या करेगा, ये 100 की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा बाय x जो कि 11 है, बाय y जो कि 22 है, तो 111 और ये 222 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तीसरा जो है उसमें केवल 10 पास किया, एक वेरिएबल और q, और उसको क्या कर रहे हैं, a को इनिशियलाइज कर रहे हैं उससे, a की वैल्यू 100 से ओवरराइड होके 10 हो जाएगी, और b की वैल्यू वही सेम रह जाएगा डिफॉल्ट।
क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे भी दिस है बैकग्राउंड में, उसका एग्जांपल ये है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। दिस क्या होता है वो, उसके लिए आप पुराना वाला जो है हम उसको रेफर कर लो, वीडियो। तो ये वही कर रहा है। तो 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और लास्ट में ये क्या है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन कॉल, ये वाला जिसका नाम सेम एज ऑफ द क्लास। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, इसका डेमो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन कॉल कर दो। तो अगर मैं कंपाइल करूं, कंपाइल तो हो चुका है वैसे, वापस से हो गया। अब ये रन कर दो जावा सी डेमो। तो 3 ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, ये मैसेज कंस्ट्रक्टर में लिखा है, ठीक है। ये तीनों कंस्ट्रक्टर रन हुआ अलग अलग, और कस्टमाइज वैल्यू तीनों ऑब्जेक्ट की अलग अलग। ये इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 11 एंड 22, और इसमें 10 पास किया था ए के लिए, और बी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 200। और ये नॉर्मल एक मेंबर मेथड कॉल है ना, जिसका नाम सेम एज ऑफ द क्लास है। ठीक है, यहां तक हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।